भारत में 1960 से पहले मिलेट्स की बेहद पैमाने पर खेती होती थी, लेकिन 1960 के बाद से हरित क्रांति जब से शुरू हुई तो हरित क्रांति के नाम पर जो परंपरागत खेती थी उसको ख़त्म करके गेहूं, चावल और अन्य फसलों को लोगों के प्लेटों तक पहुंचाने की एक मुहिम तैयार हुई। चूँकि बढ़ती हुई जनसंख्या थी तो जाहिर सी बात थी कि सब लोगों के सामने अनाज लाना या फिर देना परोसना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन बाद में फिर लोगों में कई तरह की बीमारियां जन्म लिया। चूँकि गेहूं, चावल या दूसरी फसलों को खाने से पूरे देश में कुपोषण की बीमारियां गंभीर रूप से हो गई और अन्य दूसरी बीमारियां भी हुई। अब एक बार फिर से दौर शुरू हुआ है मोटे अनाज का, जिसे भारत में श्री अन्न कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अगर नाम की बात करें तो ये मिलेट्स कहलाता है। पिछले साल ही यूएनए ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया, लेकिन अब ये समझिए कि बिहार क्या कर रहा है मिलेट्स के उत्पादन के लिए, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर जो है वो क्या कुछ कर रहा है मिलेट्स पर और मिलेट्स के रिसर्च पर। तो इन्हीं बात को आज हमारे साथ साझा करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। और ये रिसर्च सेंटर है पूरा का पूरा मिलेट्स का, क्या सर सही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम लोग अपने मिलेट रिसर्च यूनिट पर खड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मेन प्रांगण सबौर में, और यहाँ पर हम लोग विभिन्न श्री अन्न जिसमें हम सावा, कोदो, मड़ुआ, चीना, कौनी, कुटकी इत्यादि फसलों पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौसम जो परिवर्तित हो रहा है, मौसम परिवर्तित होने की वजह से जो मिलेट की फसलें हैं, जो श्री अन्न की फसलें हैं, इनके लिए बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है। ये फसलें कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे देती हैं, अतिरिक्त सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बरसात हो रहा है वही पर्याप्त है। तो हम लोग यहाँ पर ये विभिन्न जो मोटे अनाज की फसलें हैं इनको यहाँ पर अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पहली फसल जो हमारी मड़ुआ है, जिसको हम लोग फिंगर मिलेट यानी रागी के नाम से जानते हैं। रागी के करीब 320 जीनोटाइप यानी जीनोटाइप में हमारा रिलीज वैरायटी भी आ जाती है, और कुछ जो वैरायटी ऐसी हैं जो जीनोटाइप जो रिलीज नहीं हुई हैं, जिनसे हम लोग अच्छे ब्रीडिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो 320 हम लोग जीनोटाइप्स यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। प्रोफेसर साहब, हाँ, थोड़ा सा बताइए कि कितने तरह के मिलेट्स का यहाँ पर अभी फसल लगा हुआ है? अभी देखिए यहाँ पर जैसा हमने पहले बताया, यहाँ पर उस साइड में आप देखेंगे तो बाजरा है, उसके बाद माइनर मिलेट्स में आपका रागी जो यहाँ दिख रहा है, मतलब 7-8 रागी जो हमारे, हाँ, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कौनी और चीना, ये टोटल 7 प्रकार के जो हमारे मिलेट्स हैं उस पर अनुसंधान यहाँ चल रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये सहिष्णु फसल के नाम से जाना जाता है, जिसमें पौष्टिक होती है। इन फसलों को हम लोग पोषक अनाज के नाम से देते हैं, क्योंकि ये फसलें, इसमें पोषण वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रोटीन जो है वो प्रोटीन आपका ग्लूटीन फ्री होता है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जबकि गेहूं का प्रोटीन पर्याप्त होता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अभी क्यों जरूरत पड़ गई है पूरे भारत में मिलेट्स की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों जरूरत पड़ गई? उसी तरह से इसमें बहुत से और पोषक तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में है। तो अब हम जब 1960-62 के बाद से जब हम लोग गेहूँ खाना शुरू किए थे, तो आप देखिए कि 1990 के बाद से धीरे धीरे हमारे यहाँ शुगर की समस्या बढ़ने लगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ने लगी, हार्ट से संबंधित बहुत सी बीमारियाँ आने लगी, हार्ट अटैक का रिस्क आने लगा, कैंसर की समस्याएं बढ़ने लगी। मतलब ये जो गेहूं और चावल पे हमारी आत्मनिर्भरता हुई, उसके 20 साल बाद हमारे अंदर 300 से ज़्यादा बीमारियां बहुत अति दृष्टि से देखी जा रही हैं, और आज के डेट में शुगर, बीपी, हार्ट की समस्या तो आम हो गई है। अगर ये खाएंगे तो इन सब फसलों के इन सब फसलों के सेवन से, विशेषकर जो श्री अन्न की फसलें हैं, जो पोषक अनाज की फसलें हैं, जिनमें हम सावा, मड़ुआ, कोदो, चीना, कौनी के नाम से जान रहे हैं, ये सभी फसलें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर हैं। हमारे मानव स्वास्थ्य में 200 से ज़्यादा आने वाली बीमारियों को ये रोक देती हैं। मतलब अगर कैंसर को भी रोकती है, कैंसर को भी आने में कुछ हद तक रोक देगी। आप बीपी, शुगर को डाउन कर देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 200 से ज़्यादा बीमारियों के एक तरह से खाने से वो सब बीमारियां दब जाती हैं, आ नहीं पाती हैं। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि अगर इसकी खेती करना चाहे किसान भाई, हाँ, तो कैसे करेंगे?
अब देखिए, चूँकि खेती एक बहुत बड़ी चुनौती है और बदलते मौसम में इसकी खेती को हमें लाना है। उसी खेती को करने के लिए हमको जो अधिक उत्पादन वाली वैरायटी चाहिए, सबसे पहले तो हमको अच्छा उत्पादन वाला बीज चाहिए। हम लोग देखिए यहाँ जैसे मड़ुआ की, जिसको हम रागी कर रहे हैं, 320 जीनोटाइप लिए हैं। इसमें से 10 जीनोटाइप ऐसे हैं, रिच वैरायटी ऐसी हैं, बाहर की वैरायटी हैं, अपने यहाँ की वैरायटी हैं, जो ऐसी हैं जो लगभग 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर यानी कि 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने वाली हैं। तो ये अब धान को भी जितना धान में प्रॉफिट होगा उतना आपको इससे प्रॉफिट हो जाएगा। मिलेट्स में ये रहती थी कि बिहार में खासतौर से बीज का अभाव है, उन्नत किस्म के बीज का अभाव है, लेकिन वो भी समस्या आप दूर करवा रही है बिहार के। हम लोग जो स्क्रीनिंग कर लिए हैं उसके थ्रू जो है रिपोर्ट बिहार गवर्नमेंट को सबमिट कर देती है। जो अच्छी वैरायटी है वो वैरायटी बाहर से मंगा करके किसानों को ऑलरेडी बांटा जा रहा है। मिलेट उगाने वाले किसानों को 4000 रुपया प्रति एकड़ की दर से बिहार सरकार अनुदान दे रही है, सब्सिडी देती है, और साथ में बीज भी फ्री में दे रही है। जो हाई यील्डिंग वैरायटी है इन सभी की, उसका बीज बिहार सरकार फ्री में दे रही है। बस किसानों भाइयों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है अपने जिला कृषि अधिकारी के यहाँ ऑफिस में जा करके या ब्लॉक पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और जो जिस वैरायटी के लिए, जिस क्रॉप के लिए वो इच्छुक हैं, जो हमारे यहाँ बिहार के लिए रिकमेंडेड है, अधिक उत्पादन वाली वैरायटी है उस क्रॉप की, उसके लिए वो बिहार सरकार वैरायटी फ्री में दे रही है और अनुदान भी दे रही है। एक प्रश्न को आप सही करिए, इसमें कहते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और उसके बाद कीटनाशक जो छिड़काव होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। फसलें अगर कम वर्षा भी हो रही है तो भी पैदा हो जाएगा, बारिश अधिक भी हो गई तो भी पैदा हो जाएगा, और फसल नहीं हो पाई तो जो अवशेष बचते हैं इसके, वो कहते हैं मवेशी खा लेते हैं। सही बातें हैं? देखिए, चूँकि ये सभी फसलें 300 से 350 मिलीमीटर वर्षा जहाँ हो रहा है वहाँ भी आराम से हो जाती हैं। अच्छा, तो अगर बरसात हमारे बिहार में देखें तो बिहार में जैसे हमारा दक्षिणी बिहार जो मुंगेर, जमुई, गया, निवादा, बक्सर तक के ज़िले हैं, वहाँ पर 800 से लेकर 900 मिलीमीटर वार्षिक बरसात हो रहा है। वहाँ भी बिना सिंचाई की खरीफ मौसम में फसलें अच्छे से हो जाएंगी। जो हमारा उत्तरी बिहार है, भागलपुर से लेकर के पूर्णिया, कटिहार तक, यहाँ जो हमारी ऊपरी ज़मीन है, जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो ऊपरी ज़मीन है जहाँ पानी की जमाव नहीं होता है, वहाँ हम लोग लगा करके लाभ ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गर्मी में भी इसकी खेती कर रहे हैं, जो कि 10 फरवरी से लेके 15 मार्च तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन गर्मी की फसल के लिए सिंचित होना जरूरी है, सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। समस्या तो है डॉक्टर साहब कि अभी बाजार इसके लिए नहीं है बिहार में। देखिए, आज के डेट में बाज़ार अब सबका है। अभी आप गूगल पे देख लीजिए, ऑनलाइन परचेज करके देख लीजिए, इसका जो चावल है, कुटकी, कौनी, सावा इत्यादि का जो चावल बनता है, इसका चावल आपको 265 रुपया किलो मिलेगा ऑनलाइन। अब आप देखिए कि बाज़ार है कैसे नहीं। स्वास्थ्य के लिए हर जनमानस में जागरूकता हो रही है। हर कोई अपने को फिट रखने के लिए, अपने को रोग मुक्त रखने के लिए इन सभी फसलों का सेवन करना चाह रहा है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा प्राइस है कि वो खरीद नहीं पा रहा है। आम जनता, जो हमारे 30% जनता जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही है, वो 265 रुपये किलो का ये इसका चावल नहीं खरीद पाएगी। तो अब ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाएं, तो इसका जो चावल का रेट है थोड़ा डाउन होगा, हर जनता के बीच में पहुँचेगा। सौभाग्य से हमारे पास अब ऐसी प्रजातियाँ आ चुकी हैं जो पहले की अच्छा कर सकता है, प्रजातियों की तुलना में दोगुना उत्पादन दे रही हैं। 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने वाली प्रजातियां आ चुकी हैं। 12 कुंटल कम नहीं होता है 1 एकड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 12 कुंटल को आप प्रोड्यूस को बेच दीजिए तो जितना चावल से आपको लाभ होगा उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इन फसलों से मिल जा रहा है। आपको सिंचाई की सुविधा नहीं देनी है, खाद भी धान की तुलना में आधा देना है, पर्यावरण भी सुरक्षित, आपका लिथोस्फीयर जो ग्राउंड वाटर है वो भी सुरक्षित, मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित, कृषि भी सुरक्षित, कृषि पद्धति भी सुरक्षित, पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके उत्पादन से पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहता है, वो इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाता है। देखिए, चौथे कृषि रोड मैप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री अन्न फसलों को यानी कि मोटे अनाज को, मिलेट्स को बड़ी प्राथमिकता दी है। और डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे कि अब तो ऐसी बीज भी आ गई है जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, जिसके आंकड़े भी डॉक्टर साहब ने गिनाए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पर लगा हुआ है, इसका शोध हो रहा है, वहीं पर हम खड़े हुए हैं। और एक और अच्छी बातें ये है कि इसके अनाज के इस्तेमाल से थायराइड जैसी गंभीर बीमारी, शुगर जैसी गंभीर बीमारी, हार्ट की गंभीर बीमारियों में जो कुपोषण है, जो लोगों में कुपोषण का कहीं ना कहीं देखा जाता है दुष्प्रभाव, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि बिहार के किसान अल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ, फसलों की तरफ ध्यान दें। गेहूं और चावल में अगर आपको घाटा या नुकसान होता है तो आपके पास इस तरह के विकल्प हैं, और उस विकल्प को
मजबूती देने के लिए बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय मजबूती से खड़ा है जो निरंतर इस क्षेत्र में शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। पहले की तरह आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियोज़ को साझा कीजिए ताकि मुझे काम करने में ऊर्जा मिल सके। शुक्रिया।